नमस्कार मित्रों, कथानगरी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी काबुलीवाला। उनकी एक अत्युत्तम कृति है। यह कहानी एक ऐसे पठान की कहानी है जो अपनी लड़की की याद में मिनी से भावनात्मक संबंध बनाता है। उसका सारा प्यार जो वह अपनी लड़की के हिस्से में देने वाला था, वह उस नन्ही मिनी पर उंडेल देता है जिसे वह अपनी लड़की के रूप में देखता है। तो आइए सुनते हैं कहानी काबुलीवाला। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से क्षण भर भी बात के बिना रहा नहीं जाता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने 1 ही साल लगाया था। उसके बाद से जब तक वह जागती रहती है, उस समय का एक भी क्षण वह खामोश रहकर नष्ट नहीं करती। उसकी माँ कभी कभी धमका कर उसका मुंह बंद कर देती है, पर मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी अगर खामोश रहे तो वह ऐसी अजीब सी लगती है कि मुझसे उसकी चुप्पी ज्यादा देर सही नहीं जाती। सही कारण यह है कि उसके साथ मेरी बातचीत कुछ ज्यादा उत्साह के साथ ही चलती है। सवेरे में अपने उपन्यास का 17वां अध्याय लिखने जा ही रहा था कि मिनी ने आकर शुरू कर दिया। बाबू, रामदयाल दरबान काका को कौवा कह रहा था। वो कुछ नहीं जानता है ना बाबा। संसार की भाषाओं की विभिन्नता के बारे में मैं उसे कुछ ज्ञान देने ही वाला था कि उसने तुरंत दूसरा प्रसंग भी छेड़ दिया। सुनो बाबू, भोला कह रहा था कि आसमान से हाथी सूंड से पानी बिखेरता है तभी बारिश होती है। ओ माँ, भोला झूठमूठी इतना बकता है, बस बकता ही रहता है ना बाबू। इस बारे में मेरी राय के लिए जरा सा इंतजार किए बिना वह अचानक पूछ बैठे, क्यों बाबू, अम्मा तुम्हारी कौन लगती है? मैंने मन ही मन कहा, साली, और मुंह से कहा, मिनी तू जाकर भोला के साथ खेल, मुझे अभी बहुत काम करना है। वह मेरी लिखने की मेज के पास मेरे पैरों के निकट बैठ गई और दोनों घुटने और हाथ हिला हिला कर फुर्ती से मुंह चलाते हुए रटने लगी, अगड़ुम बागड़ुम घोड़ा दुम साजे, अगड़ुम बागड़ुम घोड़ा दुम साजे। मेरा कमरा सड़क के किनारे था। यकायक मिनी अक्को बक्को तीन तिलक को खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़कर पहुंची और जोर से पुकारने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। गंदे से ढीले कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, कंधे पर झोली लटकाए और हाथ में अंगूर की 2-4 पिटारियां लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर चले जा रहा था। उसे देख मेरी बिटिया रानी के मन में कैसे भाव जगे होंगे यह बताना मुश्किल है, पर वह जोर जोर से उसे पुकार जरूर रही थी। मैंने सोचा, अभी कंधे पर झोली लटकाए एक आफत मेरे सिर पर आ सवार होगी। लेकिन मिनी की पुकार पर जैसे ही काबुली ने हंसकर अपना चेहरा घुमाया और मेरे घर की ओर आने लगा, वैसे ही मिनी जान छुड़ाकर अंदर की ओर भागी और लापता हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा जम गया था कि झोली ढूंढने पर मिनी जैसे 2-4 जीवित इंसान मिल सकते हैं। काबुली ने आकर हंसते हुए सलाम किया और खड़ा रहा। मैंने सोचा, इस आदमी को घर बुलाकर कुछ भी न खरीदना ठीक ना होगा। कुछ चीजें खरीदी। उसके बाद इधर उधर की चर्चा होने लगी। अब्दुल रहमान से रूस अंग्रेज सीमांत रक्षा नीति पर बातें होती रही। अंत में उठते समय उसने पूछा, बाबूजी, तुम्हारे लड़के कहाँ गई? मीनी के मन से बेकार का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। वो मुझसे सटकर खड़ी हो गई। संदेह भरी नजरों से वो काबुली का चेहरा और उसकी झोली की ओर देखती रही। काबुली ने झोली से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने किसी तरह से नहीं लिया। दुगने संदेह के साथ वह मेरे घुटनों से चिपकी रही। पहला परिचय मिनी का पठान के साथ में इस तरह का हुआ। कुछ दिनों बाद एक सवेरे किसी जरूरत से घर से बाहर निकला तो देखा मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी बेहिचक बातें कर रही है। काबुली उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है और बीच बीच में प्रसंग के अनुसार अपनी राय भी खिचड़ी भाषा में जाहिर कर रहा है। मिनी के 5 साल के उम्र के अनुभव में बाबू के अलावा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। फिर देखा उसका छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया? ऐसा मत करना। इतना कहकर जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बेझिझक अठन्नी लेकर झोली में डाल ली। घर लौटकर देखा, उस अठन्नी को लेकर ही बड़ा हो हल्ला शुरू हो चुका था। मिनी की माँ एक सफेद चमचमाता सिक्का हाथ में लिए डांट कर मिनी से पूछ रही थी, तुझे अठन्नी कहाँ से मिली? मिनी ने कहा, काबुली वाला ने दी है। उसकी माँ बोली, काबुली वाले से तूने अठन्नी ली क्यों? मिनी रुआंसी सी होकर बोली,
मैंने मांगी नहीं, उसने खुद ही दे दी। मैंने आकर मिनी को उस पास खड़ी विपत्ति से बचाया और बाहर ले आया। पता चला कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी मुलाकात ही हो ऐसी बात नहीं। इस बीच वह रोज आता जाता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के मासूम लोभी हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया। इन दोनों मित्रों में कुछ बंदी बंदाई बातें और प्रयास होता रहता। जैसे रहमान को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई उससे पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमान एक बेमतलब नकियाते हुए जवाब देता, हाथी, यानी उसकी झोली के भीतर हाथी है। यही उनके प्रयास का सूक्ष्म सा अर्थ था। अर्थ बहुत सूक्ष्म हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, फिर भी इस प्रयास में दोनों को बड़ा मजा आता। सर्दियों की भोर में एक सयाने और एक कम उम्र की बच्ची की सरल हंसी मुझे भी बड़ी भली लगती। उन दोनों में एक बात और चल रही थी। रहमान मिनी से पूछता, खोखी, तुम कभी ससुराल मत जाना। हाँ, बंगाली परिवार की लड़कियां बचपन से ही ससुराल शब्द से परिचित हो जाती है। लेकिन मिनी को इस बारे में अभी हमने कुछ सचेत नहीं किया था। लेकिन उसको इस बारे में कुछ जानकारी ना थी, लेकिन उसके स्वभाव से बिल्कुल विरुद्ध था कि वह इस बात का कोई जवाब ना दे या चुप बैठी रहे। रहमान काल्पनिक ससुर के प्रति अपना बहुत बड़ा गुस्सा तान कर उससे पूछता, मिनी, खोखी, तुम कभी ससुराल जाएगा? मिनी कहती, नहीं। फिर वह पलट कर रहमान से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमान जोर से मुक्का तानता और कहता, हम ससुर को मारेगा। यह सुनकर मैंने ससुर नाम के किसी अजनबी प्राणी की दुर्दशा की कल्पना करके खूब हंसती। सर्दियों के उजले दिन थे। प्राचीन काल में इसी समय राजा लोग दिग्विजय करने निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कहीं गया नहीं, शायद इसीलिए मेरा मन संसार भर में घुमा करता है। इसलिए सवेरे सवेरे अपने छोटे कमरे में मेज के सामने बैठकर काबुली से गप्पी लड़ाकर बहुत कुछ सर सपाटे के उद्देश्य भी मैं पूरा कर लिया करता हूँ। काबुली अपने मेघ गर्जन से स्वर में खिचड़ी भाषा में अपने वतन के बारे में सुनाता रहता और वहां के चित्र मेरी आंखों के सामने काफिले के समान गुजरते चले जाते। इधर मिनी की माँ बड़ी शंकालु स्वभाव की है। रास्ते पर जरा कोई आहट होते ही उसे लगता है कि दुनिया भर के शराबी मतवाले होकर हमारे ही घर की ओर भागते चले आ रहे हैं। यह दुनिया हर कहीं चोर, डाकू, शराबी, बाघ, सांप, मलेरिया, सूरों, तिलचट्ट और गोरों से भरी हुई है, यही उसका ख्याल है। इतने दिनों से, हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं, दुनिया में रहने के बावजूद उसके मन से यह भय अभी दूर नहीं हुआ है। रहमान काबुली के बारे में तो वह खास तौर पर और पूरी तरह अभी भी निश्चिंत नहीं थी। उस पर खास नजर रखने के लिए वो मुझसे बार बार अनुरोध करती थी। मैं उसके संदेह को हंसकर उड़ा देने की कोशिश करता। मेरी पत्नी के मन में मेरे कितने ही समझाने के बावजूद भी डर बना ही रह गया, लेकिन सिर्फ इसीलिए बिना किसी दोष के रहमान को अपने घर में आने से मैं मना तो नहीं कर सकता था। हर साल माघ के महीनों में रहमान अपने मुल्क चला जाता है। इस समय वह अपने रुपयों की वसूली में बुरी तरह फंसा रहता है। घर घर दौड़ता है, फिर भी वह एक बार मिनी से आकर मिल जरूर लेता है। देखने में लगता है कि जैसे दोनों में कोई साजिश चल रही हो। जिस दिन सवेरे नहीं आ पाता उस दिन देखता हूँ कि वह शाम को आया है। अंधेरे कमरे के कोने में उस ढीला ढाला कुर्ता पायजामा पहने झोली झिंगोली वाले लंबे तड़ंगे आदमी को देखकर सचमुच मन में अचानक आशंका सी होने लगती है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मैंने काबुली वाला कहकर हंसते हंसते दौड़ आती और अलग अलग उम्र के दो मित्रों में पुराना सहज प्रयास चलने लगता है, तो मेरा हृदय खुशी से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा अपनी किताब की प्रूफ देख रहा था। सर्दियों के दिन खत्म होने से पहले आज 2-3 दिन के कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है। चारों ओर सबके दांत किड़किड़ा रहे थे। खिड़कियों के रास्ते धूप आकर मेज के नीचे मेरे पैरों पर पड़ रही थी। यह सेक मुझे बड़ी सुहावनी लग रही थी। सुबह के करीब 8 बजे होंगे। गुलूबंदा लपेटे सवेरे सैर को निकलने वाले लोग अपनी अपनी सैर समाप्त कर घर लौट रहे थे। इसी समय सड़क पर बड़ा शोरगुल सुनाई पड़ा। देखा, हमारे रहमान को 2 सिपाही बांधे चले आ रहे हैं और उसके पीछे पीछे तमाशबीन लड़कों का झुंड चला आ रहा है। रहमान के कपड़ों पर खून के दाग है और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा है।
मैंने दरवाजे से बाहर जाकर सिपाहियों से पूछा कि मामला क्या है। कुछ उस सिपाही से और कुछ रहमान से सुना कि हमारे पड़ोस में एक आदमी ने रहमान से उधार में एक रामपुरी चादर खरीदी थी। कुछ रुपए अब भी उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से वह मुकर गया। इसी पर बहस होते होते रहमान ने उसे छुरा भोंक दिया था। रहमान उस झूठे आदमी के प्रति तरह तरह की गंदी गालियां बक रहा था कि इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। क्षण भर में रहमान का चेहरा उजली हंसी से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए झोली के बारे में दोनों मित्रों की पुरानी चर्चा न छिड़ सकी। मिनी आती ही एकाएक उससे पूछ बैठी, काबुली वाला, तुम ससुराल जाओगे? रहमान ने हंसकर कहा, वहीं तो जा रहा हूँ खोखी। उसे लगा उसके इस जवाब से मिनी मुस्कुराए नहीं। तब उसने हाथ दिखाते हुए कहा, ससुर को मारता पर कर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। संगीन चोट पहुंचाने के जुर्म में रहमान को कई साल की कैद की सजा हो गई। उसके बारे में मैं धीरे धीरे भूल ही गया। हम लोग जब अपने अपने घरों में प्रतिदिन के कामों में लगे हुए आराम से दिन गुजार रहे थे, तब पहाड़ों पर आजाद घूमने वाला आदमी जेल की दीवारों में कैसे साल पर साल गुजार रहा होगा, यह बात कभी हमारे मन में नहीं आई। चंचल हृदय मिनी का व्यवहार तो और भी शर्मनाक था। यह बात उसके बाप को भी माननी पड़ेगी। उसने बड़े ही बेलौस ढंग से अपने पुराने मित्र को भुलाकर पहले तो नबी सईद के साथ दोस्ती कर ली। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे दोस्तों के बदले एक के बाद एक सहेलियां जुटने लगी। यहाँ तक कि अब यह अपने बाबू के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मैंने भी एक तरह से उसके साथ कुट्टी ही कर ली है। कितने ही वर्ष बीत गए, फिर सर्दी आ गई। मेरी मिनी की शादी तय हो गई है। दुर्गा पूजा की छुट्टी में उसका ब्याह हो जाएगा। कैलाश वासिनी पार्वती के साथ साथ मेरे घर की आनंदमयी भी पिता का घर अंधेरा कर पति के घर चली जाने वाली है। बड़े ही सुहावने ढंग से आज सवेरे सूर्योदय हुआ है। बरसात के बाद सर्दियों की नई धुली हुई धूप ने जैसे सुहागे में गलाए हुए साफ और खरे सोने का रंग अपना लिया है। कलकत्ता के गलियारों में आपस में सटी टूटी ईंटों वाली गंदी इमारतों पर भी इस धूप की चमक ने एक अनोखी सुंदरता बिखेर दी है। हमारे घर पर सवेरा होने से पहले से ही शहनाई बज रही है। मुझे लग रहा है जैसे वो शहनाई मेरे सीने में पसलियों के भीतर रोती हुई बज रही है। उसका करुण भैरवी राग जैसे मेरे सामने खड़ी बिच्छों की पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ दुनिया भर में फैलाए दे रहा हो। आज मेरी मिनी का ब्याह है। सवेरे से बड़ा शोर शराबा और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। आंगन में बांस बांधकर शामियाना लगाया जा रहा है। मकान के कमरों में और बरामदे पर झाड़ लटकाए जाने की टन टन सुनाई पड़ रही है। गुहार पुकार का तो कोई अंत ही नहीं। मैं अपने पढ़ने लिखने वाले कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लगा रहा था कि रहमान आकर सलाम करते हुए खड़ा हो गया। शुरू में मैं उसे पहचान न सका। उसके पास वो झोली नहीं थी, उसके वे लंबे पट्टेदार बाल भी नहीं रहे थे और न ही चेहरे पर चमक थी। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर ही मैं उसे पहचान पाया। क्यों रहमान, कब आए? मैंने पूछा। उसने कहा, कल शाम ही जेल से छूटा हूँ। यह बात मेरे कानों में जैसे जोर से टकराई। किसी कातिल को मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। इसे देखकर मेरा अंतःकरण विचलित सा हो गया। मेरी इच्छा होने लगी कि आज इस शुभ दिन पर यह आदमी यहाँ से चला जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर एक जरूरी काम है, मैं उसी में लगा हूँ, आज तुम जाओ। सुनते ही वह जाने को तैयार हुआ, लेकिन दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ और कुछ संकोच से भरकर बोला, एक बार खोखी को नहीं देख सकता क्या? शायद उसके मन में यही धारणा थी कि मैंने अभी तक वैसी बनी हुई है, या उसने सोचा था कि मैंने आज भी वैसे ही पहले की तरह काबुली वाला पुकारती भागती हुई आ जाएगी और उसकी हंसी भरी अद्भुत बातों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं आया होगा। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद कर वह एक पिटारी अंगूर और कागज के दोने में थोड़ा किशमिश बादाम शायद किसी अपने वतनी दोस्त से मांग मूंग कर ले आया था। उसकी पहले वाली झोली उसके पास नहीं थी। मैंने कहा, आज घर पर काम है, आज किसी से मुलाकात न हो सकेगी। वो कुछ उदास सा हो गया, स्तब्ध खड़ा मेरी ओर देखता रहा, फिर सलाम बाबू कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में एक टीस सी उठी। सोच रहा था कि उसे बुला लूं कि देखा वह खुद ही चला आ रहा है। नजदीक आकर उसने कहा, यह अंगूर किशमिश और बादाम खोखी के लिए ले आया हूँ, उसको दे दीजिएगा। सब लेकर मैंने दाम देना चाहा तो उसने एकाएक मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी है बाबू, हमेशा याद रहेगी। मुझे पैसा ना दे बाबू, जैसी तुम्हारी लड़की है वैसी मेरी भी एक लड़की वतन में है।
मैं उसकी याद कर तुम्हारी खोखी के लिए थोड़ा सा मेवा हाथ में लिए चला आता था। मैं यहाँ कोई सौदा बेच नहीं आता। इतना कहकर उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला सा कागज निकाला और बड़े जतन से उसकी तह खोलकर दोनों हाथ से उसे मेज पर फैला दिया। मैंने देखा कागज पर एक नन्हे से हाथ के पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तैलचित्र नहीं, सिर्फ हथेली में थोड़ी सी कालिख लगाकर उसी का निशान ले लिया गया है। बेटी की इस नन्ही सी याद को छाती से संजोए रहमान हर साल कलकत्ता की गलियों में मेवा बेचने आता था। जैसे उस नाजुक नन्हे हाथ का स्पर्श उसके बिछों से भरे चौड़े सीने में अमृत घोले रहता था। देखकर मेरी आंखें भर आई। फिर मैं यह भूल गया कि वह एक काबुली मेवा वाला है और मैं किसी ऊंचे घराने का बंगाली। तब मैं यह अनुभव करने लगा कि जो वह है वही मैं भी हूँ। वह भी बाप है और मैं भी। उसकी पर्वत वासिनी नन्ही पार्वती के हाथ के निशानी ने ही मेरी मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। घर में इस बात पर बड़ी आपत्ति की गई, पर मैंने एक न सुनी। ब्याह की लाल बनारसी साड़ी पहने, माथे पर चंदन की अल्पना सजाए दुल्हन बनी मिनी लाज से भरी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली पहले तो सकपका सा गया, अपनी पुरानी बातें दोहरा न सका। अंत में हंसकर बोला, खोखी तुम ससुराल जाओगी? मिनी अब ससुराल शब्द का मतलब समझती है। उससे पहले की तरह जरा जवाब देते ना बना। रहमान का सवाल सुनकर शर्म से लाल हो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। काबुली से मिनी के पहले दिन की मुलाकात मुझे याद आ गई। मन न जाने कैसा व्यथित हो उठा। मिनी के चले जाने के बाद एक लंबी सांस लेकर रहमान वहीं जमीन पर बैठ गया। अचानक उसके मन में एक बात साफ हो गई कि उसकी लड़की भी इस बीच इतनी ही बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी अब उसे नए ढंग से बातचीत करनी पड़ेगी। वो उसे फिर से पहले वाले रूप में नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में ना जाने उसका क्या हुआ होगा। सवेरे के वक्त सर्दियों की उजली कोमल धूप में शहनाई बजने लगी और कलकत्ता की एक गली में बैठा हुआ रहमान अफगानिस्तान के मेरू पर्वतों का दृश्य देखने लगा। मैंने उसे एक बड़ा नोट निकाल कर दिया और कहा, रहमान तुम अपने वतन अपनी बेटी के पास चले जाओ। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी का कल्याण होगा। यह रुपया दान करने के बाद मुझे विवाहोत्सव की 2-4 चीजें कम करनी पड़ दी। मन में ऐसी इच्छा थी कि उस तरह की रोशनी नहीं कर सका। किले का अंग्रेजी बैंड भी नहीं मंगा पाया। घर में औरतें बड़ा असंतोष प्रकट करने लगी, लेकिन मंगल ज्योति से मेरा यह शुभ आयोजन दमक उठा। मित्रों, हमारी काबुली वाला कहानी यहाँ समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।